तो भाई आज हमें पढ़ना है क्या? आज हमें पढ़ना है ये गवर्नर। गवर्नर का आप देख लो। गवर्नर हमसे पहले, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि गवर्नर हमसे गवर्नर जो हम अपॉइंट करते हैं वो हमने कहाँ से लिया है। तो अपॉइंटमेंट जो हमने लिया है वो कनाडा से लिया है कि जो अपॉइंटमेंट होगी, और जो गवर्नर का ऑफिस है वो लिया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है। और गवर्नर का आपको देखना है, गवर्नर के जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 153 से लेके 161 तक। ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। पहला आर्टिकल, पहला आप एक बार आर्टिकल ये देख लो, इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। फिर 153 बोलता है गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में, 154 बोलता है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर में। ये सिमिलर है, किससे सिमिलर है? ये उससे प्रेसिडेंट से ही, प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल हमने पढ़े थे ना उसकी तरह ही सिमिलर है। तो देख के चलना कि जैसे जैसे हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था वह उसी तरीके से ये भी हमको देख के चलना है। तो फिर 155 में है अपॉइंटमेंट, 156 में है टर्म, 157 में है क्वालिफिकेशन, 158 में है कंडीशन, 159 में है ओथ। ओथ याद करने के लिए फिर से वही 9 पे घूमा हुआ है और ओथ भी घूमा हुआ है। ठीक है ना। और 160 है इसका कि डिस्चार्ज जो भी उसके फंक्शन होंगे तो उसके लिए क्या क्या उसे चीजें चाहिए होंगी। ठीक है। और 161 में जो उसकी पावर है पार्डन करने की। ठीक है। तो अब एक एक करके हम जो इसके आर्टिकल है वो देखने शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है इसमें आर्टिकल, एक सेकेंड, सबसे पहला आर्टिकल है इसमें हाँ सबसे पहला आर्टिकल है इसमें, हाँ सबसे पहला आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में बोलता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर, शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना ही चाहिए, ये बोल रहा है। और गवर्नर भी आपने देखा होगा कि दो तरीके के होते हैं, एक तो जो गवर्नर स्टेट्स के होते हैं और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर वो यूटी के लिए अपॉइंट होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, जैसे पुदुचेरी और दिल्ली, क्योंकि इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ठीक है। उसके बाद गवर्नर हो सकता है, पर एक अमेंडमेंट आया था जो था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें क्या बोला था कि एक गवर्नर 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो गवर्नर कभी कभार क्या हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के लिए भी एक गवर्नर, अलग अलग गवर्नर भी हो सकते हैं और एक गवर्नर दोनों के लिए भी हो सकता है। तो ये आर्टिकल 153 में बताया गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट, तो एक स्टेट में गवर्नर रहना चाहिए था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 154। 154 में बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। तो जैसे प्रेसिडेंट पे एग्जीक्यूटिव पावर थी किसकी? यूनियन की। ऐसे ही जो हमारे गवर्नर होंगे उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी स्टेट की। और वो कैसे करेंगे? उस पावर का यूज कैसे करेंगे? खुद से, बाय हिमसेल्फ, और थ्रू ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम। या तो खुद से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपॉइंटेड बाय हिम, इसमें चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब लोग आ जाते हैं। ठीक है। तो और याद रखना कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं गवर्नर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल, ये तो छोटा सा ही है, इसको लिख लेते हैं, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 बोलता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा गवर्नर की। ठीक है ना। अपॉइंटमेंट, तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट। ठीक है। बस इसमें तो 155 में तो यही था।
उसके बाद देखो आर्टिकल 156। 156 में किसकी बात करी गई है? टर्म ऑफ गवर्नर की। तो इसमें बताया है कि जो गवर्नर का टर्म होगा ना, वो प्लेजर पे होगा, किसके? प्लेजर ऑफ किसके? प्रेसिडेंट के, कि वो जब चाहे उन्हें अपॉइंट कर सकता है, जब चाहे उन्हें हटा सकता है। ठीक है। उसके बाद ये बात करता है कि जब जो गवर्नर होंगे वो रिजाइन किसे देंगे? तो वो रिजाइन देंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है। और जनरली गवर्नर का टर्म कितने का होता है? गवर्नर का टर्म होता है 5 ईयर्स के लिए। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो आर्टिकल 157। 157 बात करता है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए? तो गवर्नर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है जो कि बताई हुई है कि वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, और एज होनी चाहिए उनकी 35 ईयर्स। ठीक है। ये दो इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है। थोड़ी और क्वालिफिकेशन भी है जो मैंने आपको पहले बता रखी है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए उन्हें। ठीक है। वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। किसी भी हाउस मतलब ना तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, ना किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के, है ना। दोनों में से किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। और उन्हें रहने के लिए एक राजभवन नाम की जगह होती है। जैसे राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति भवन होता है, ऐसे ही गवर्नर के पास राजभवन नाम की एक एस्टेट होती है। वहां पे वो अपना रहना सहना और अपना जो ऑफिस वगैरह है वो वहां से चलाते हैं। ठीक है ना। हाँ। इसके बाद क्या आया? हाँ, 158 में भी लगभग लगभग यही गया। आर्टिकल 158 में भी यही कंडीशन बताई गई है। तो ये दोनों क्लब करके ही पढ़ लेना एक बार कि क्वालिफिकेशन और कंडीशन में ये बताया गया कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन की। तो किसी भी कोई भी जो गवर्नर होंगे उनको ओथ दिलाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है। जो जो उनकी ओथ दिलाएंगे वो जो जो जिस स्टेट में होंगे, जैसे यूपी में होंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो उनको ओथ दिलाएंगे। सही। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 आर्टिकल 160 में बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी ऐसे रूल बना सकते हैं, कैन मेक रूल्स, जो कि उन्हें लगे, जो कि प्रेसिडेंट को लगे कि नेसेसरी हैं गवर्नर के लिए उनकी ड्यूटीज पूरी करने के लिए, टू फुलफिल हिज ड्यूटीज। ठीक है। तो ये कौन बना सकता है? कोई भी ऐसे रूल या पावर बना सकते हैं जो प्रेसिडेंट को लगे कि गवर्नर को अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए चाहिए, तो वो ऐसे सारे रूल बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड देना बस। हाँ, अगला आर्टिकल देखो। अगला आर्टिकल था इसमें आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में क्या बात करते हैं? पावर टू ग्रांट पार्डन। जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर थी ना पार्डन करने की, ऐसे ही गवर्नर के पास भी पावर है पार्डन करने की। तो गवर्नर पार्डन कर सकता है, पर बस आपको इसमें ये जानने की कोई भी जो पर प्रेसिडेंट तो कर सकता है यूनियन लॉस के लिए, और गवर्नर कर सकता है स्टेट लॉस के लिए। और गवर्नर क्या नहीं कर सकता? गवर्नर डेथ पेनल्टी को नहीं पार्डन कर सकता। डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकता। ठीक है ना। कोई भी मिलिट्री पनिशमेंट हो, ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद
जो कोई भी यूनियन के लॉज होंगे जो सेंटर ने बनाए होंगे उनमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो स्टेट के लॉज हैं उसमें वो अपनी ये वाली पावर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया, बस इसमें लास्ट है आर्टिकल 21213, जिसमें क्या बात करता है, ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर। तो जैसे हमने पढ़ा था ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट का 123 में, ऐसे ही ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर है। तो जब भी गवर्नर को लगेगा कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सिचुएशन अराइजेस that renders him to take necessary action, तो वो so he can promulgate ordinance। तो कभी भी जब भी जैसे प्रेसिडेंट को, ताकि उनको जब भी लगेगा कि ऐसी कोई नौबत आ गई है जहां पे लॉ लाना जरूरी है, और हमेशा इसमें याद रखना जो इसकी प्री कंडीशन होगी ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना, सेशन में नहीं रहनी चाहिए, तभी वो ऑर्डिनेंस लग सकता है। और वो गवर्नर के ऊपर है कि उन्हें लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जब भी उन्हें नेसेसरी एक्शन लेने की जरूरत है, तो वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ी चीज और है कि ऑर्डिनेंस वो कब नहीं ला सकते, मतलब ला सकते हैं पर उन्हें प्रेसिडेंट से कब पूछ के लानी पड़ेगी। अगर वो ऐसे किसी लॉ पे ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जहां पर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेना जरूरी है, तो तब एक बार प्रेसिडेंट से पहले पूछ के लाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। और या तो कोई ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन चाहिए हो। ठीक है ना, तो वहां पे ऑर्डिनेंस लाने से पहले इन्हें प्रेसिडेंट से एक बार पूछना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बाद बस गवर्नर में तो देखो इतना ही था। इसके बाद अब हम वो पढ़ेंगे हाई कोर्ट। तो अब मैं ये बंद कर रहा हूं ये रिकॉर्डिंग। अब आप